हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप लोग जानते होंगे, इनको फ़ोटो में देख सकते हैं। ऐसे दिखते हैं ये हमारे राष्ट्रपति जी। जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का इनका जन्म हुआ था और इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। भारत के दक्षिण में रामेश्वरम जिले का नाम आज विख्यात है। इसी पुण्य भूमि पर भारत के 11वें राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को जन्मे अब्दुल कलाम का स्वभाव बचपन से ही अन्वेषक तथा शांतिचित्त प्रवृत्ति का रहा है। उनका पूरा बचपन संघर्षों की कहानी है। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उनकी सफलता के सोपान हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने संघर्षों और अपनी इच्छा शक्ति और अपने आत्मविश्वास के बल पर ही आगे बढ़े और इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए। आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक हैं, जैसे बाल्यकाल और संघर्ष। अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी सामाजिक समरसता की चेतना रामेश्वरम के सामाजिक परिवेश में पल्लवित हुई। वे अपने परिवेश से भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। तो देखिए, उन्होंने अपने गुरु के कभी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, उसका पालन किया और वह आगे निखर कर आगे सामने आए। रामनाथपुरम में स्वाटर्ज हाई स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका थी, जिस पर अंकित था, अपना समय व्यर्थ जाने दो, व्यर्थ न जाने दो। अपना समय व्यर्थ न जाने दो मतलब अपना समय बेकार मत जाने दो, समय का उपयोग करो। जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते हैं। समय को किसी भी सीमा में हम वापस नहीं लौटा सकते हैं, ना पैसे देकर ना समय दे मतलब मेहनत करके किसी भी तरीके से हम समय को वापस नहीं ले सकते हैं। इस वाक्य के अर्थ को उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। उनकी पढ़ाई में कई बार आर्थिक संकट आए और उनकी लगन और योग्यता का देखकर परिजनों ने कठिन परिश्रम कर पढ़ाई को जारी रखा। तो इतने लगनशील व्यक्ति थे वो कि उन्होंने पढ़ाई को बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ हासिल किया। आप लोगों को पता ना हो, शायद इसमें कहानी वो दी गई हो कि वो नदी पार करके पढ़ने के लिए जाया करते थे। 1950 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई में फिर रुकावट आई। तब उन्होंने स्वयं कुछ करने की ठानी। वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास से छपने वाले समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे थे। हिंदू पत्र जो आज भी समाचार पत्र जो आज भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ के देखिए, उसमें वह अपने लेख भी प्रकाशित करवाते थे। उससे भी उन्हें कुछ मिल जाता था, पैसे रुपए मिल जाते थे। ऐसे वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाए। इससे उन्होंने पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता था, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा। वे कभी असफलताओं से नहीं हारे। सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अंत में सफलता ही मिली। उन्होंने 250 रुपये प्रति माह के वेतन पर
वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के रूप में पहली नौकरी मिली। जो उन्हें पहली नौकरी वैज्ञानिक की मिली वह 250 रुपये की मिली। उन्होंने उस नौकरी को किया। मिसाइल मैन की आधारशिला। देखिए उनको कैसे मिसाइल मैन कैसे जाना जाने लगा, उसके पीछे क्या कहानी है, पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम अपनी माँ से रामायण की कहानियाँ और हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कथाएं सुनते थे। विद्यार्थी जीवन में वे रामलीला देखने भी जाया करते थे। उनकी अन्वेषक दृष्टि हर स्थान पर कुछ न कुछ खोजती रहती। एक बार की बात है, रामलीला चल रही थी। दृश्य था राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निबाण से राम की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे। पुराने समाचार पत्र भी कभी उन्हें सामने आ जाते तो उनमें से प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते थे। तो नए समाचार पत्र तो ठीक है, पुराने भी वो पढ़ लिया करते थे। इसी प्रकार एक बार एक अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्रवाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्रवाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। तो अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन उन्हें मिसाइल मैन कैसे कहा जाने लगा? जब उन्होंने वो रामलीला देखी और उसमें जो रावण की नाभि में जो बाण मारा गया वह उसको देखा, तब से उन्हें प्रेरणा मिली कि हम ऐसे बाण हम भी बना सकते हैं। और उन्होंने यहाँ उससे नाम सॉफ्ट फायर से लिया कि मंत्रवाण, और उसे हम अग्नि मिसाइल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए और इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक थे। तो विश्व में भी उनकी मिसाइलों के नाम जाने लगे, और या उनका नाम लिया जाता या उनकी मिसाइल का नाम लिया जाता तो सबसे पहले अब्दुल कलाम जी को याद किया जाता कि इनके द्वारा इस मिसाइल का निर्माण किया गया था। तो ऐसे हमारे अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। सामाजिक समरसता से सराबोर परिवार। सामाजिक समरसता से सराबोर परिवार मतलब समाज में बैठना उठना और जाना आना उनके परिवार में सबसे ज़्यादा चलता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। उनका परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है। रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा के उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम साउथ में है। वहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शिव जी का निर्माण किया था रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने से पहले। तो वह शिव मंदिर वहाँ है। कहाँ है? रामेश्वरम में है। तो वहाँ पर नित्य दर्शन करने के लिए जाया करते थे। और अब्दुल कलाम जी कौन थे? मुस्लिम थे, लेकिन वह हिंदू मान्यताओं को माना करते थे। तो इससे भी यह भी सिद्ध होता है कि वह सभी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। एक बार की घटना है कि मंदिर के पास गहरे जलाशय में एक शिव मूर्ति गिर गई। तब प्रश्न उठा, गहरे जलाशय से शिव मूर्ति कैसे निकाली जाए? इतनी गहराई से मूर्ति को बाहर कौन निकालेगा? अब देखो क्या होता है। ऊहापोह की स्थिति में किसी का साहस जलाशय में घुसने का नहीं हुआ। तभी एक व्यक्ति ने झटपट जलाशय में डुबकी लगाई। थोड़ी ही देर में जल के ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथों में शिव मूर्ति थी। वह व्यक्ति अब्दुल कलाम के परिवार के एक सदस्य थे। तो उनके परिवार में भी हिंदू या मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया जाता था, और आज भी उनके यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता था। सभी एक साथ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष आयोजित श्री सीताराम विवाह में इनके परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो कोई भी समारोह किया जाता है तो सभी लोग मिलकर करते हैं। ऐसे ही इनके परिवार के लोग
हिंदू मान्यताओं के हिंदू कार्यक्रमों के समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी। यह शुभ कार्य अब्दुल कलाम का परिवार ही करता था। विवाह स्थल राम तीर्थ इनके घर के समीप है। तो इनके घर के पास था राम स्थल, जो विवाह स्थल था राम तीर्थ, वह इनके घर के पास था। तो जो मूर्तियां ले जाने का कार्य करते थे इनके परिवार के लोग ही करते थे। स्वदेश मान। पढ़ाई समाप्त होने के बाद अब्दुल कलाम ने वैमानिकी यांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि आते हैं। उन दिनों भारत में इस पढ़ाई का विशेष महत्व नहीं था। ऐसे विद्यार्थियों की मांग उस यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही थी। इन देशों में अच्छा वेतन और भरपूर मान सम्मान मिलता था। तो उन्होंने ही क्या किया, यहाँ पर देखिए, वैमानिकी यांत्रिकी का निर्माण किया। इसकी मांग देश विदेश में भी थी। तब अब्दुल कलाम के दो रास्ते थे। पहला रास्ता आदर्श पर चलकर स्वदेश की सेवा की जाए, दूसरा रास्ता धन कमाने के लिए विदेश जाया जाए। सही रास्ते के चयन की समस्या को हल करने के लिए विषय में स्वयं अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में लिखा है। काफ़ी कसमसाहट से भरे थे जीवन के वे दिन। एक ओर विदेशी में शानदार भविष्य, दूसरी ओर था देश सेवा का आदर्श। इन दोनों में से एक मेरे लिए चुनाव करना कठिन था। अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो देखिए, इतने निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना स्वार्थ न देखते हुए विदेश पर जाना छोड़ा। उन्हें कितना बढ़िया ऑफ़र मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकराया कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सहृदयी अब्दुल कलाम। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम कितने सरल और वे अपनी कविताएं रचते हैं और यथा अवसर अपने सहभागियों को सुनाते भी हैं। अग्नि के सफल प्रक्षेपण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के स्वर मुखरित होकर कविता बन गए। ये देखिए अब्दुल कलाम जी की कविता। मत तलाश करो अग्नि में, शत्रु को भयाक्रांत करता, शक्ति का प्राची कोई, यह तो एक अग्नि हृदय में धधकती, हर भारतवासी के, सभ्यता उद्गामिनी सी, भारत की गरिमा के संबंध, भामा आभास से कांतिमान, एक लघु प्रतिमा है यह। इस प्रकार उन्होंने कई प्रसंगों में उद्दीप्त होकर कविताएं रची, जो उनकी रचना धर्मिता का प्रतीक है। तो वह रचनाकार भी थे, कितनी सुंदर कविताएं लिखते थे। वे अपने वैज्ञानिक जीवन में कल्पनाओं और योजनाओं पर 18 घंटे काम करते थे। प्रतिदिन यही दिनचर्या थी। फुर्सत के क्षणों में वे रुद्र वीणा बजाते थे। कभी वे शास्त्रीय संगीत के सुरों में डूब जाते थे। तो उन्हें संगीत भी प्रिय था और वह वीणा बजाकर भी जानते थे। बच्चों के मित्र। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों के साथ बातें करने में आनंद आता था। उनके अनुसार बच्चों में संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा हुआ है। उनसे मित्र की तरह बात करने से वे सीखते हैं। वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, विद्यालय के बच्चों के बीच जाकर उनसे बातें अवश्य करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक हैं। उनके विद्यार्थी जीवन में सफलताओं के लिए कई शैक्षिक योगदान रहा है। इनके आदर्श शिक्षक अय्यादुर्रे सैलोमन के 3 प्रमुख बिंदु हैं: इच्छा, आस्था और आशा को अब्दुल कलाम ने पूरी निष्ठा से अपनाया। तो शिक्षक ही भविष्य का निर्माता होता है बच्चों के। तो देखिए अब्दुल कलाम ने कैसे अपने गुरुओं की, शिक्षकों का आदर करके उनकी बात को माना और आज देखिए कितना आगे बढ़कर निकल के आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रेरक विचार। पहला विचार है, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह सरस
और संवेदनशील है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। यह एक महान देश है। हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचार में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। वह करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी, और उनके ये ऊंचे विचार, उच्च विचार हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने जीवन में धारण कर सकते हो। इनको धारण करके आप आगे, बहुत आगे जा सकते हो। यहाँ अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है, इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ कुछ पंक्तियाँ द्वंद्व समास के बारे में दी गई हैं। द्वंद्व समास के बारे में समझ लीजिए। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है। जैसे रात दिन, तो रात को हम क्या लिख सकते हैं, रात और दिन, जिसमें और का लोप है। द्वंद्व समास का मतलब दोनों पदों का अपना अपना महत्व। जैसे रात का अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है। दिन भर व्यक्ति अपने सारे कार्य करता है, रात को आराम करता है। अगर यह क्रियाकलाप नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा, परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, उसका जीवन रुक जाएगा। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। तो द्वंद्व में दोनों का अपना अपना महत्व रहता है। ऐसे ही अगला है समास, कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। जैसे खलजन, कमल नयन। खलजन में जन विशेष्य है और खल विशेषण है। तो कमल नयन, जैसे कमल के समान नयन हो। नयन की तुलना किससे की गई, कमल से की गई। तो क्या है, विशेषण क्या है, कमल है। और नयन क्या है, नयन क्या है, नेत्र है। तो विशेष है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, संज्ञा पद होते हैं। आगे इनको हम करेंगे अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से। यहाँ संज्ञा सर्वनाम कारक विभक्तियाँ दी गई हैं। इनको हम व्याकरण में करवाएंगे। यहाँ करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ हम छोड़ते हैं। यहाँ ये भावार्थ दिए गए हैं। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र का निर्माण होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह चरित्रवान भी होता है। इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।